सुप्रभात छात्रों, आज हम लिंग जो है लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लिंग निर्धारण के जो नियम हैं उसमें कई नियम इस प्रकार हैं, जैसे अर्थ, रूप, सादृश्य, साहचर्य। तो इस लेक्चर के पहले हमने लिंग निर्धारण के जो साधन है उसके बारे में चर्चा की थी। उसमें अर्थ, रूप के बारे में चर्चा की है। इस लेक्चर में हम सादृश्य जो है, सादृश्य या साहचर्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिंग जैसे है, मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष, ये दो लिंग यहाँ दिखाई देते हैं। बहुत सारे शब्दों का लिंग दूसरे शब्दों के अर्थगत या रूपगत सादृश्य के कारण निर्धारित होता है। यानी दूसरे सादृश्य में साहचर्य जैसा था उसी तरह सादृश्य वो दिखाई देता है उसी तरह। तो इसी कारण सादृश्य के कारण निर्धारित होता है। जैसे पूज शब्द के रूपगत सादृश्य के आधार पर मूछ भी स्त्रीलिंगी रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुषों की मूछ है उसी तरह जानवर की पूंछ है, तो यानी मूछ पुरुषों की है तो उसी तरह पूंछ है, तो यही यानी उसी कारण वह भी एक स्त्रीलिंगी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अरबी फारसी शब्द जो है यानी हिंदी में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुए हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि यानी हिंदुस्तान पर बहुत सारे लोगों ने राज्य कर दिया है, तो उनकी जो बोली भाषाएं, उनकी मातृभाषा जो विदेशी शासन करते थे, उन्होंने यहाँ यानी अपनी राजभाषा या अपनी मातृभाषा में कार्य करने का काम कर दिया है। जैसे अंग्रेज है, फ्रेंच है, डच है, पुर्तगाल है, मुगल है। तो यानी अंग्रेजी तो आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आज भी हम जैसे गोवा में चले जाते हैं तो फ्रेंच और डच भाषा का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह मुगलों का शासन काल जो है वह बहुत समय तक रहा। इसी कारण हम देखते हैं कि यानी यहाँ अरबी और फारसी शब्दों का प्रभाव प्रचुर मात्रा में हमें हिंदी में दिखाई देता है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के शब्दों में इस असंगति पर विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन शब्दों में लिंग विपर्य में फारसी अरबी के तदर्थ बोधक शब्दों का प्रभाव है। यानी अरबी फारसी शब्दों का इस पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। एक भाषा बोलने वाले का जैसा अभ्यास रहता है, दूसरी भाषा बोलते समय उसका प्रभाव अनायास बढ़ जाता है। यानी अपनी मातृभाषा छोड़कर हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसी समय यानी अपनी मातृभाषा का प्रभाव उस पर देखते हैं। तो जैसे हम अंग्रेजी प्रयास से सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा नहीं है, यानी चाहे कौन से भी राज्य में उस व्यक्ति का जन्म क्यों न हो, वह यानी अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखता है तो उस पर अपनी मातृभाषा का प्रभाव रहता है। जैसे उत्तर भारत के लोग हो तो उनकी भाषा में तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उसका प्रभाव अंग्रेजी पर होता है। वह अलग प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। उत्तर भारत के हो, वो हिंदी प्रदेश इलाका है तो वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते समय बहुत स्मूथ, बहुत ही यानी मृदु भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में यानी कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। इसी कारण भाषा भी उसी तरह प्रयोग हो जाती है। तो ऐसे जो है यानी सादृश्य के कारण यानी भाषा में परिवर्तन आता रहता है और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उसका प्रभाव मातृभाषा का प्रभाव यानी उस भाषा पर हो जाता है। जैसे हिंदी में बहुत सारे परिवर्तन विशेषकर वाक्यों में अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप हुए हैं, अतः यह परिवर्तन सादृश्य के प्रभाव स्वरूप स्पष्ट होता है। यानी अंग्रेजी हिंदी में बहुत सारे प्रभाव यानी परिवर्तन हो चुके हैं और वह अंग्रेजी शब्द के कारण हुए हैं। तीसरा जो कारण है वह सादृश्य है और सादृश्य के बाद हम देखते हैं कि
यानी यह साहचर्य भी एक कारण हो जाता है, साहचर्य भी एक कारण हो जाता है लिंग निर्धारण करने के लिए। तो साहचर्य यानी उसके सहवास में रहने के कारण साहचर्य से कुछ शब्दों के लिंग में परिवर्तन होता है, जैसे धूप छाह। इस शब्द में धूप शब्द यानी मूलतः पुल्लिंगी है, लेकिन छाह शब्द के साहचर्य के कारण उसका प्रयोग स्त्रीलिंगी में होता है। यानी जैसे हम देखते हैं उसके साहचर्य के कारण पति पत्नी, भाई बहन या राम सीता, ये शब्द जो है एक दूसरे का प्रभाव देता है। तो ये धूप छाह जो है वो धूप जो है यह पुल्लिंगी है और यह स्त्रीलिंगी है, लेकिन क्या हो जाता है उसके साथ उसका उच्चार होता है, इसी कारण यह क्या है, यह पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक एक अकेला को हम परिवर्तित कर देते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। आज बहुत धूप है तो अब छाह आ रही है, यानी छाह यानी सावली, यानी यह जो है तो उसमें वो आ रही है। आज धूप बहुत है, यह है, ये क्या है, यानी पुल्लिंगी है। तो यह पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी, लेकिन यह आज का वातावरण धूप छाह जैसा है, आज का वातावरण धूप छाह जैसा है, बीच में धूप आती है फिर छाया आती है, यह यानी दोनों का छाया का और धूप का यानी खेल चल रहा है। आज का मौसम हम देखते हैं, आज का वातावरण कैसा चल रहा है, बाहर हम देखते हैं आकाश मंडल में तो घने घने बादल कई क्षण दिखाई देते हैं, बाद में यानी धूप दिखाई देते हैं, एक क्षण लगता है शायद बारिश होगी, एक क्षण लगता है शायद बारिश नहीं होगी। तो यह जो है वातावरण जो है, वातावरण निसर्ग जो है उसके लिए यह धूप छाह के साहचर्य के कारण वह स्त्रीलिंगी बन जाता है। संक्षेप में किसी भी भाषा की लिंग व्यवस्था ऋतु रेखा में चलने वाली वस्तु नहीं होती है, वह कई प्रकार से प्रभावित होकर परिवर्तित भी होती है। दूसरी भाषा से, मातृभाषा से, विदेशी भाषा, संपर्क भाषा, उससे वो प्रभावित हो जाती है। फिर यानी जैसे हम अपनी मातृभाषा लेकिन ज्यादा समय तक संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी समय अपनी मातृभाषा उससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि ज्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं, विदेशी भाषा का, संपर्क भाषा का, इसी कारण मातृभाषा उससे प्रभावित हो जाती है। सिर्फ मातृभाषा से विदेशी भाषा प्रभावित होती है ऐसा नहीं है, तो दोनों भी भाषाएं क्या हो जाती है, प्रभावित होती है साहचर्य के कारण। अतः इसके लिए अपवादहीन नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस दृष्टि से हरदेव बहारी व्याकरणिक लिंग निर्धारण में लोक व्यवहार को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। लोक व्यवहार भाषा को कौन प्रयोग करता है, भाषा को जनता प्रयोग कर देती है। तो यानी जनता ही निश्चित कर देती है कि भाषा प्रयोग के कारण नियम कौन से होते हैं। बने लिखित नियम है वो किताब में बंद रहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग करने वाली जनता है वह यानी इसमें लिंग निर्धारण के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। लोक व्यवहार को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जनता किस भाषा का प्रयोग करती है यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लिंग व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, यानी जैसे हम देखते हैं हिंदी की, आज की हिंदी जो है उसका निर्माण कैसे हो गया है, तो इसकी जो एक रेखा हम देखते हैं, जैसे मरकट से मनुष्य निर्माण हो गया, तो उसकी क्या है, एक विकास की गति है, डार्विन का उत्क्रांति सिद्धांत हो या कोई भी हो, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी हिंदी का निर्माण इस तरह हो गया है। वैदिक
पाणिनि संस्कृत। फिर संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश है हिंदी, मराठी, खानदेशी, हिंदी, मराठी और खानदेशी। तो ऐसे विकास की मात्रा है उसकी। तो पहले वेदों की भाषा और बोली भाषा अलग थी। यहाँ उसी समय वेदों की जो भाषा थी अलग थी, बोली भाषा अलग थी। तो बोली भाषा उसी समय कौन थी? शौर्य सेनी कहा जाता है। या जैसे हमारी मराठी मातृभाषा, हम मराठी के रहने वाले हैं, हमारी मातृभाषा मराठी हम मानते हैं, लेकिन मराठी में कितने भेद है? जैसे हम कहते हैं कोल्हापुरी है, सातारी है, नगरी है, हा? तो या कई लोग कहते हैं घाटी है, घाटे में घाट के ऊपर के लोगों की भाषा। तो ऐसे जो है देखिए, इसी कारण कहा जाता है 7 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी बदले। यानी 7 कोस पर पानी बदलता है, 8 कोस पर वाणी बदलती है, यानी भाषा बदलती है। तो ऐसे जो है यानी वैदिक संस्कृत से पाणिनि संस्कृत, पाणिनि संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, मराठी, खानदेशी ऐसी भाषा निर्माण हो गई जिसकी लिपि देवनागरी है। तो ऐसे जो है उसके लिए ऐतिहासिक संदर्भ हमें ढूंढने हैं। यानी लिंग के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, लिंग व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, लिंग व्यवस्था, लिंग व्यवस्था ऐतिहासिक, ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ यानी क्या? तो इतिहास क्या बताता है, इतिहास में क्या छुपा हुआ है? क्योंकि इतिहास यानी क्या? बीती हुई बातों का वास्तवता के साथ संबंध जोड़ना, यानी क्या है? इतिहास है। तो ये इतिहास यानी क्या है? पीछे की बात आज क्या बताती है, यही इतिहास है। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमें देखना है कि यानी हिंदी का विकास जो है तो संस्कृत से हम मानते हैं, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत है जैसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली, तो यह पाली भाषा ये प्राकृत है। जैसे बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वह पाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि पाली यानी सामान्य जनता की भाषा, यानी सामान्य जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसे पाली कहा जाता है। प्राकृत ने प्राकृत, प्राकृत ये अलग अलग लोग उसे बोलते हैं। तो यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी हिंदी भाषा का जो विकास है ये यानी संस्कृत से हुआ है, इसलिए इसमें जहाँ अपना वैशिष्ट्य है वहाँ संस्कृत का वैशिष्ट्य का भी समन्वय है। आज भी हम देखते हैं कई शब्द जो है संस्कृत के जैसे के तैसे हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि यानी ग्रह, ग्रह शब्द है, 2 प्रकार के 2 शब्द है ग्रह, यानी लिखते समय यह ग्रह और यह ग्रह, यानी ये संस्कृत के ही शब्द है, लेकिन आज भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो तारों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आकाश मंडल में होने वाले जो है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर ग्रह, ग्रह यानी क्या है? घर, मकान, झोपड़ी जो कोई होगा जिस जहाँ हम निवास करते हैं उसके लिए ग्रह, इस ग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। हम छोटा क्यों ना मकान बनाए तो उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं? ग्रह प्रवेश। इस ग्रह का प्रयोग नहीं करते हैं। यह ग्रह जो तारामंडल के ग्रह है ना, हमारे पीछे भूत की तरह लगे हुए लोग कहते हैं, इसी
हमारे पीछे रखते हैं और यह ग्रह जो है जिस घर में हम रहते हैं उसके लिए इस ग्रह का प्रयोग कर देते हैं। तो ये जैसे है वैसे ही शब्द आज भी यानी हजारों साल हो गए इसका प्रयोग हम कर देते हैं। ये संस्कृत के ये शब्द है। तो ऐसे वहाँ संस्कृत के वैशिष्ट का समय में यानी वैशिष्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि बेटी अपने माँ से भिन्न होती हुई भी वो बहुत सारी विशेषताएं लेकर ही जन्म लेती है या उत्पन्न होती है। जैसे हम कहते हैं ना यानी बच्चे किस तरह है, माँ की तरह है या बेटे की तरह है। कोई कहता है दादाजी के, दादी के, नानी के, बुआ के, यानी सादृश्य उसमें कोई होता ही क्या। जैसे हम कहते हैं ना जेनेटिक यानी परंपरा से यानी दादाजी के गुण उसमें आ चुके हैं। दादाजी बहुत ही तीखे स्वभाव वाले हो तो वो पोता भी उसी तरह है, इसी कारण लोग उससे डरते रहते हैं ये दादाजी की तरह है। तो या उसे दुख हम देंगे तो दादाजी को दुख मिलेगा। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जेनेटिक है। या जैसे हम कहते हैं पिताजी को भी शुगर होती है तो बेटे की शुगर होती है तो हम कहते हैं ये पिताजी से हमें गिफ्ट मिला है, उपहार से कहते हैं पिताजी से हमें गिफ्ट मिला है। परंपरा से जमीन जायदाद तो मिलती ही है तो उसी तरह एक आधा स्वभाव गिफ्ट के रूप में मिला तो क्या मिलने का आवश्यकता है। तो ऐसे जो है उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या बताता है, यह महत्वपूर्ण है। तो यानी वह जैसे उदाहरण यह दिया है कि यानी क्या बेटी का रूप देखिए या जैसे हम खेत में एक अनाज बोते हैं जैसे गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, उसका बीज जो होता है कितना होता है, एक बीज से कितना अनाज हमें मिल जाता है। तो जैसे यानी चावल हो तो चावल के कितने प्रकार है, बासमती है, इंद्रायणी है, कोलम है, और जैसे हम अम्बे मोहर है। तो यानी उसका एक बीज हम बोते हैं तो उससे हजारों बीज निर्माण होते, वही सुगंध वही उसका जो स्वाद है उसमें आ जाता है। तो यहाँ यह तो अनाज के है, लेकिन यहाँ उदाहरण हम दे रहे हैं एक माँ से बेटी जो निर्माण होती है तो वह माँ के बहुत सारे गुण लेकर जन्म लेती है। बेटा जो होता है उसमें बेटा पिताजी के गुण समाविष्ट होते हैं क्योंकि वो पुल्लिंगी है, पुरुष का पात्र है और स्त्री का पात्र है माँ जैसे। तो यही जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसमें आ जाती है, इतिहास है, परंपरा है। वह अपने समय और अपनी जरूरत के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को बनाती है। यानी वो बेटी हो बेटा हो, बेटी हो तो दूसरों के घर को संवारने के लिए जाता है, बेटा हो तो अपने घर को संवार लेता है, संभाल लेता है। तो वह पिता की तरह वह भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगता है और बेटी दूसरों के घर में जाकर उस परिवार को संभालने की कोशिश कर देती है क्योंकि यह यानी सीख जो है हमें परिवार में मिलती है और परिवार में हम जन्म लेते हैं और परिवार में यानी ये सब कुछ हम सीखते हैं। लिंग व्यवस्था के धरातल में भी संस्कृत और हिंदी में इसी तरह का संबंध है। तो यानी लिंग व्यवस्था में हिंदी चाहे संस्कृत से निर्माण हो गई हो लेकिन उसके कई नियम हैं, उसकी कई परिस्थितियां है, वह हमें यानी संस्कृत से ही लेनी पड़ी है, वही से हमें मिल चुकी है। जो जैसे हम कहते हैं यानी बहुत अच्छे माता पिता है, वो कद अच्छा है, यानी 2 पाँव है, 2 आंख है, आंखें है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो कोई आपत्ति जन्म लेता है तो कोई कम कदम होता है, कोई एक पाँव से लंगड़ा होता है, कोई एक आंख रहित होता है, एक हाथ रहित होता है। तो यह क्या है जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई माता पिता जैसे ही हो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन कई सादृश्य गुण उसमें हमें कई परंपरा से उसे मिल जाते हैं, 100% उसी की तरह नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जुड़वा बच्चे दिखने के लिए वो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी कोई गुण की विशेषता जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या जुड़वा बच्चे ने एक समय
पेट में एक ही खाना खा रहे थे, माँ जो खाना खाती थी वही उन्हें मिल जाता है, फिर भी दोनों अलग अलग स्वभाव के हो जाते हैं। एक बहुत शांत स्वभाव का होता है, एक बहुत तीखे स्वभाव का होता है। उनकी जरूरत एक की अलग जरूरत होती है, दूसरे की अलग जरूरतें होती है। यह यानी क्या है, एक ही माँ के पेट में एक ही सांप पल रहे थे, लेकिन अलग स्वभाव के दिखाई देते हैं। तो यही क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है। तो उसी तरह यानी क्या है, लिंग व्यवस्था के धरातल पर ही संस्कृत और हिंदी में इसी तरह का संबंध रहा है। भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। भाषा का जो विकास होता है वो कठिनता से सरलता की ओर होता है, क्योंकि मनुष्य को कठिन शब्दों का प्रयोग करना यानी कठिन लगता है, इसी कारण उस शब्द को तोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी हिंदी प्रभावी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र जहाँ है तो वहाँ के लोग जैसे स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, स्टोव को स्टोव कहते हैं, स्कूल को स्कूल कहते हैं। यानी स्कूल कहने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है, इसी कारण उसे ई जोड़ देते हैं, स्कूल कहते हैं। जैसे अब नवरात्रि का उत्सव चल रहा है तो जहाँ देखे यानी देवी का पूजन होता है, आरती होती है, सब कुछ होता है, मन प्रसन्न होता है, उसी समय कोई प्रसाद बांट दिया जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं प्रसाद नहीं कहते प्रसाद, प्रसाद नहीं कहते प्रसाद कहते हैं। जैसे यह पूजा विधि करने के लिए हम कोई वैदिक कार्य करने वाले को बुलाते हैं, उसे ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उसे ब्राह्मण नहीं कहते, बामन कहते हैं। यानी ब्राह्मण कहने के लिए ज्यादा शक्ति का प्रयोग होता है, संयुक्त शब्द हो जाता है। तो ऐसे कई क्या है, यानी लोक व्यवहार जो होता है, लोक व्यवहार के आधार पर यानी उसे तोड़ देते हैं। तो भाषा का जो विकास है कठिनता से सरल होता है। जैसे हम देखिए प्रकृति का नियम ही है, जैसे पानी जो है कैसे बहता है, ढलान की तरफ चलता है, यानी जहाँ ढलान हो वही यानी कहाँ भी यानी जैसे गंगा बहती है पर्वत से नीचे बहती है जमीन की ओर, कहीं भी अब बारिश का मौसम चल रहा है, देखो जहाँ ढलान नहीं है वही पानी तैर जाता है, और ढलान की तरफ अगर ढलान हो तो वो बहता रहता है। अभी आपने कहीं देखा है क्या, मेरी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि यानी समुद्र नदी को मिलने नहीं आया, नदी ही समुद्र को मिलने जाती है। और नदी कहीं छोटा नाला हो वहां उसे मिलने नहीं आती है, नाला ही नदी को मिलने के लिए जाता है, नाला नदी में मिलकर उसमें समाप्त हो जाता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। नदी समुद्र में जाकर समाप्त हो जाते है, उसका अस्तित्व वहीं पे समाप्त हो जाता है। वो उससे यानी अपना अलग रूप नहीं, जैसे हम दूध में शक्कर मिलाते हैं, उसमें दूध में शक्कर डाल देते हैं, उसे घोल देते हैं, घोलने के बाद 10 मिनट घोलने के बाद आप एक कार्य कर दीजिए, शक्कर निकाल दीजिए बाहर, नहीं वो उसमें इतनी एक हो जाती है, उसे हम अलग नहीं कर देते। लेकिन यह जो है हम चावल में शक्कर मिलाएंगे तो उसे हम निकाल देते हैं, चावल में कंकड़ डाल देंगे, कंकड़ को हम निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल लायक नहीं, वो क्या है हमें स्पष्ट दिखाई देता है, वो एक नहीं हो जाते। तो दूध में शक्कर मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, तो वो एक हो जाते हैं, उसे हम निकाल नहीं जाते हैं। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है कठिनता से सरलता की ओर। इसी कारण यानी लिंग परिवर्तन हो, भाषा परिवर्तन हो, बहुत सारा होता हुआ दिखाई देता है। इस नियम के तहत संस्कृत से हिंदी तक आते आते भाषा में क्लिष्टता को छोड़कर सरलता को अपनाने का प्रयास दिखाई देता है। यानी ऐसे वैदिक संस्कृत से पाणिनि संस्कृत
पाणिनि संस्कृत से, यानी संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, यानी हिंदी, यह जो विकास हम देखते हैं उससे क्या हो चुका है, यानी उससे क्लिष्टता यानी कठिनता जो है, कठिनता समाप्त हो चुकी है और फिर क्या है, सरलता को उन्होंने अपना लिया है। फिर भी इसी प्रयास में कभी कुछ क्लिष्टता आ ही जाती है, पूरी की पूरी क्लिष्टता, पूरे के पूरे दोष निकल नहीं सकते हैं, तो कुछ तो उसमें साधन में रहता ही है। जैसे हम यानी दूध को उबालने वाले बर्तन में एक बार हमने कोई सब्जी डाल रखी होती तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा उसमें हम दूध उबालेंगे, दूध रखेंगे तो वो फट जाता है, क्योंकि उस सब्जी का जो गुणधर्म है, तीखापन जो है उस बर्तन में रह जाता है। तो ये उसका कुछ क्लिष्टता रहती है, कुछ रहता है। इसी कारण क्या कर देते हैं, यानी भूल कर उसे यानी दूध के बर्तन में हमने सब्जी निकाली होंगी तो कई बार उस बर्तन को हम शुद्ध पानी डालकर उबाल कर उसका अंश निकालने की कोशिश कर देते हैं, तो यानी पूरा नहीं निकल जाता है, तो ये क्लिष्टता उसमें बच भी जाती है, पूरी की पूरी क्लिष्टता निकल नहीं जाती है। साथ ही लिंग व्यवस्था में अनियमितता भी दिखाई देती, क्योंकि इन्हें लोक व्यवहार के कारण, अनियमितता लोक व्यवहार के कारण होती है। जैसे हम देखते हैं गोवा में, यानी जैसे महाराष्ट्र में हम देखते हैं बड़े लोगों के लिए बड़े आदर के साथ बोला जाता है, आप आइए बैठिए, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं होता, है ना, बोला नहीं जाता, सारे स्त्रीलिंग ही बोले जाते हैं। यानी जैसे मराठी में कोई स्त्री हो तो क्या आप कहेंगे उसे या बसा पण गोव्यात नाही, एक बस म्हणजे काय, आणि तिथं हे लिंग हा प्रकारच है, लिंगों का प्रयोग करते ही नहीं है, सभी को एक ही है, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, ऐसे ही बोले, एक तू ये इकडं, एक तू बस इथं, यानी क्या है, अरे वो स्त्री है, पुरुष है, बड़े बुजुर्ग लोग है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए नहीं, लेकिन उन लोगों का आदत लग चुकी है, इसी कारण उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वही चाहेंगे तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह नहीं बोला जाता। उत्तर प्रदेश में, हिंदी प्रदेश इलाके में वह भी इन्हें आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्त्रियों को अलग बुलाया जाता है, पुरुषों को अलग तरह से बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो वातावरण है उसी तरह है, इसी कारण वही भी यह बात चलती हुई हमें दिखाई देती है। साथ ही लिंग व्यवस्था में अनियमितता दिखाई देती है, यह बात संस्कृत तथा आर्य भाषाओं में स्पष्ट होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपभ्रंश से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं के लिंग के आधार पर 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं, यानी आर्य भाषा जो है, यानी आर्य भाषाओं तक आते आते क्या हो गया है, इसमें परिवर्तन हो गया है। अपभ्रंश से विकसित आधुनिक जो भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं, उसके आधार पर यानी उसके 3 वर्ग बनाए गए हैं। प्रथम वर्ग जो है पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर, जैसे हम मानते हैं यहाँ पूर्व है, यही पश्चिम है, यहाँ उत्तर है, यानी एक जैसे हम कोण निकालते हैं, त्रिकोण निकालते हैं ना, तो त्रिकोण निकालते समय कैसे ऐसे निकालते हैं त्रिकोण, अब उसका छेद निकालना रहता, ऐसे कहते हैं। ये 2 भाषाएं चित्रित होती है और वहाँ यानी इस प्रभावित क्षेत्र जो है उसका होता है पश्चिमी उत्तरी, यानी यहाँ का इलाका होता है। तो छात्रों धन्यवाद। यहाँ हम कहते हैं अगले लेक्चर में जो वर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।